नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शोरान। आज हम इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। इग्निशन टेम्परेचर मीन्स वो टेम्परेचर कौन सा होता है जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर दे या फिर जलना स्टार्ट कर दे। मीन्स द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मीन्स वो कम से कम तापमान जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस है वो क्या आग पकड़ जाए और जलना शुरू कर दे, तो उस टेम्परेचर को, उस सब्सटेंस का हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। और कोई भी सब्सटेंस होगा अगर वो उसका टेम्परेचर इग्निशन, मान लो कोई वुड है, अगर ये इस वुड को हम गर्म करते रहे, कब तक गर्म करते रहे, यदि इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से जब तक लो होगा तब तक ये आग नहीं पकड़ेगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा या फिर इससे ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, ये फ्लेम्स के साथ लगना, जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट होगा। जिस तरह वुड का अलग होगा, पेट्रोल का अलग, डीजल का अलग और पेपर का अलग। अगर मैं पेपर के इग्निशन टेम्परेचर की बात करूँ तो वो होता है 233 डिग्री सेल्सियस में। जब जैसे ही हम पेपर को 233 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, वो अपने आप जलना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस जलना स्टार्ट हो जाए तो उसे कहते हैं उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर। अब बात करते हैं कुछ सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और कुछ का ज़्यादा होता है। जिन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है उनके कुछ एग्जाम्पल हैं: पेपर, ड्राई ग्रास, क्लोथ, एल्कोहल, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी और बायोगैस। ये कुछ उन सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल है जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो है। मीन्स ये आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। जिन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। मीन्स वो बहुत जल्दी से आग पकड़ जाते हैं, तो फिर इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अब बात करें हाई इग्निशन टेम्परेचर वाले सब्सटेंसेस की तो वो हो जाएंगे कोल, चारकोल, लॉग ऑफ वुड एंड काउ डंग केक्स। ये सभी क्या है, ये सभी वे सब्सटेंसेस है जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। मीन्स इनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी अगर हमें इन्हें जलाना है तो। ये हो गए हमारे इग्निशन टेम्परेचर। और ये सब्सटेंसेस हो गए कुछ जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो है और कुछ का हाई है। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक के बारे में। मैच स्टिक किस किस से बनती है और इसको बनाने में किन सब्सटेंसेस का यूज होता है, और पहले किन सब्सटेंसेस का यूज होता था, आज हम किसका यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि मैच स्टिक किसे बोलते हैं। जो घरों में आपने देखा माचिस का यूज करते हैं, उसके अंदर जो तिलियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मैच स्टिक। ये किससे बनी होती है? A short thin piece of wood having chemicals coated at one end which is used to light a fire by rubbing against a rough surface is called matchstick। मीन्स ये एक लकड़ी से बनी होती है और इसके एक जो सिरे पे आपने देखा होगा कि रेड कलर का या फिर ब्लैक कलर का कोई केमिकल लगाया होता है। इसको जैसे ही हम इसके साइड में रब करते हैं, ये जो मैचस्टिक के साइड में आपने देखा होगा एक रफ सरफेस होता है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रब करूँगा, मैं इसको जैसे ही रब करूँगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये जल्दी ही आग पकड़ लेगी। तो फिर ये क्या होगा, मीन्स इसका क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है। तो फिर ये किस तरह से बनाई जाती है? आज से लगभग 5000 साल पहले जो ये लकड़ी है ये पाइन वुड की यूज की जाती थी और इसको जो सल्फर है, सल्फर सब्सटेंस के अंदर डिप किया जाता था। किसके अंदर डिप किया जाता था? सल्फर सब्सटेंस के अंदर डिप किया जाता था। जो इस तरह के मैच बॉक्स है उनका यूज इजिप्ट में किया जाता था। कहाँ पे किया जाता था? लगभग आज से 5000 साल पहले इजिप्ट में पाइन वुड्स की लकड़ियों को सल्फर के अंदर डुबो के उससे मैच स्टिक बनाई जाती थी। लेकिन उसके बाद जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस होती गई और ज़्यादा मटेरियल्स का पता लगता गया, तो फिर क्या हुआ, आज से लगभग 200 साल पहले एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फॉस्फोरस के साथ कुछ ग्लास और स्टार्च को मिक्स करके मैच स्टिक बनाई जाने लगी। लेकिन देखा कि इसके अंदर जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये क्या है, बहुत ही डेंजरस है। तो फिर इससे जो भी लोग मैच स्टिक बनाते हैं तो उनको क्या होता है कि बीमारियों का खतरा बढ़ गया। तो फिर इसलिए क्या किया गया कि इस व्हाइट फास्फोरस की तरह कोई अल्टरनेट, इसकी जगह कोई अल्टरनेट सोर्स ढूंढा गया।
ताकि जिसकी जगह हम वाइट फास्फोरस की जगह उसका यूज कर सके और उससे मैच स्टिक बना सके। आजकल जो हम मैच स्टिक्स यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है? वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, इन दोनों को मिक्स करके और इसके अंदर एक रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। आप कहेंगे कि व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में क्या फर्क होता है? व्हाइट फास्फोरस का कलर व्हाइट होता है और रेड फास्फोरस का कलर रेड होता है। व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस की कंपैरिजन में ज़्यादा पॉइजनस होता है, में ज़्यादा जहरीला होता है। तो फिर जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी वर्कर होंगे और जो भी लोग उसको यूज करेंगे तो उनको जान का खतरा बना रहता है। इसीलिए व्हाइट फास्फोरस की जगह क्या यूज किया गया? रेड फास्फोरस का यूज किया गया। जैसे ही एंटीमनी सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड को रेड फास्फोरस के साथ मिक्स करके उस स्टिक के ऊपर लगाएंगे तो फिर क्या होगा? जैसे इसको हम रब करते हैं तो ये क्या होता है कि जो पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट व्हाइट फास्फोरस के साथ या फिर रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट करता है और फिर इससे क्या होता है कि इतनी हीट प्रोवाइड कर देता है कि जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का इग्निशन हो जाता है, मीन्स इग्निशन या फिर उसका कंबसन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इससे क्या होता है कि हमारी मैच स्टिक जल जाती है और ये हम उससे किसी भी दूसरी चीज को जला सकते हैं। ये तो हो गई अब हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक। अब बात करते हैं कि अगर आपने देखा होगा कि जो फायर होती है उसके कुछ बेनिफिट होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर बेनिफिट की बात करें तो हम जिस तरह हमारे घरों में खाना पकाने में यूज करते हैं, पानी को गर्म करने में यूज करते हैं और सर्दियों में ठंड को दूर रखने के लिए यूज करते हैं। तो इसी तरह अगर मान लिया कि कभी भी फायर कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर उससे क्या होगा कि उससे तो ये हजार्डस भी हो सकती है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। जैसे हमारे घर में आग लग जाए या फिर कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि आग लगने का खतरा बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि आग लग गई तो फिर उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए। जैसा कि आपको पता है अगर कोई भी सब्सटेंस जलेगा या फिर उसका कंबसन होगा तो उससे क्या होगा? हीट निकलेगी या फिर आग निकलेगी। तो फिर आग आपको अभी बताया था कि फायर क्या है, यूजफुल है और उसके साथ साथ ये हार्मफुल भी है। अगर इसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो जो प्रोसेस होता है जो आग को बुझाने का, मीन्स जो प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर इज कॉल्ड फायर फाइटिंग। जो आग बुझाने का प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? फायर फाइटिंग कहते हैं। और जो लोग आग बुझाते हैं उन्हें कहते हैं फायर फाइटर्स। जैसे आपको पता है कि किसी भी जो सब्सटेंस उसके कंबसन के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहले एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा एयर और तीसरा हीट। अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को हटा दें तो फिर क्या होगा कि आग अपने आप रुक जाएगी और आग बुझ जाएगी। अब इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो अब हम किस तरह से आग को बुझा सकते हैं, इसके तीन प्रोसेस है या फिर 3 वेज है। ये कौन कौन से हैं? बाय रिमूविंग द फ्यूल। मीन्स फ्यूल क्या होता है? फ्यूल कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। अगर हम उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा देंगे तो फिर क्या होगा? उससे आग नहीं लगेगी। तो मीन अगर हम किसी उसका फ्यूल हटा देंगे तो फिर क्या होगा कि फायर अपने आप बुझ जाएगी। और दूसरा है बाय रिमूविंग हीट। जैसे आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस के कंबसन के लिए हीट बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसका टेम्परेचर ही कम कर देंगे, मीन्स उसका इग्निशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा? आग अपने आप बुझ जाएगी। उसको किस तरह कर सकते हैं? उसको बाय कूलिंग विद वाटर, मीन्स अगर पानी डाल देंगे तो फिर क्या होगा? उससे आग बुझ सकती है। थर्ड क्या है? बाय कटिंग ऑफ एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंसेस। अगर कोई भी सब्सटेंस जल रहा है, अगर उसकी मैं एयर सप्लाई को रोक दूँ तो फिर क्या होगा? आग बुझ जाएगी। क्योंकि आग के जलने के लिए क्या हो? एयर या फिर ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं? इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड से रोक सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं रिमूवल ऑफ फ्यूल। अगर आपके आसपास कहीं भी आग लग जाती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें उसका जो फायर का फ्यूल है उसको वहाँ से हटाना चाहिए। मीन्स हमारे आसपास जहाँ भी हमें कोई कंबस्टिबल सब्सटेंसेस नज़र आते हैं तो हमें उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आग उसके पास जाएगी तो फिर क्या होगा कि आग उससे और तेज़ हो जाएगी और फिर उससे हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ आग फैल जाएगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो भी हमारे सराउंडिंग में कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है या फिर जो और सब्सटेंसेस है जो उसके लिए फ्यूल का काम करते हैं उनको हमें सबसे पहले हटाना चाहिए। जिस तरह फर्नीचर हो गया, क्लॉथ्स हो गई और बुक्स है, हमें इनको सबसे पहले हटाना चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो हमें सबसे पहले कुकिंग गैस सिलेंडर को हटाना चाहिए।
क्योंकि जो कुकिंग गैस सिलेंडर है वो क्या होगा कि उसका एक्सप्लोजन हो जाएगा, और एक्सप्लोजन होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। और दूसरा, हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होगा कि आपको फिर करंट लगने का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आग की वजह से, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होगा, वो भी एक फ्यूल का काम करेगी, मीन्स वहाँ पे आग लग जाएगी, और आग लगने से क्या होगा कि उसके जो फ्लेम्स है वो हर जगह फैल जाएंगी, तो फिर इससे क्या होगा कि वो आग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये तो हो गई रिमूवल ऑफ द फ्यूल। अब बात करते हैं हम रिमूवल ऑफ द हीट। रिमूव द हीट मीन्स हम हीट को किस तरह से हटाएं। जैसे कहीं पे आग लग जाती है तो हमें सबसे पहले वहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए, हमें वाटर का यूज़ करना चाहिए। जैसे ही वाटर उसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा कि उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे इग्निशन टेम्परेचर से लो जाएगा तो फिर क्या होगा, आग अपने आप बुझ जाएगी। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अगर कोई आग किसी वजह से लगी हुई है, ऑयल या फिर पेट्रोल की वजह से हुई है, जिस तरह फ्राइंग पैन में आग लग जाती है, या फिर ऑयल टैंक्स के अंदर आग लग जाती है, पेट्रोल पंप पर आग लग जाती है, या फिर एयरपोर्ट पर आग लग जाती है, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर आग को हमें पानी की हेल्प से नहीं बुझा सकते, क्योंकि और पेट्रोल क्या है, इमिसिबल है। अगर पानी और पेट्रोल इमिसिबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि आग उससे ज़्यादा फैल सकती है, और ज़्यादा फैलने की वजह से क्या होगा कि आग और दूसरी जगह भी लग जाएगी। इसलिए हमें इन जगहों पर आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर या फिर सैंड का यूज़ करना चाहिए। और अगर हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बेस इलेक्ट्रिक कहीं पर भी कोई जो बिजली की तारें हैं वो आपस में चिपक जाती हैं, जिनकी वजह से आग लग जाती है, तो हमें सबसे पहले वहाँ पर मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। फिर वहाँ पर आपको कभी भी पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर आप पानी डाल दोगे तो फिर उसकी वजह से आपको करंट लगने का भी खतरा बना रहेगा। तो इसलिए हमें वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए, जिसके अंदर क्या होती है, CO2 होती है, या फिर सैंड का यूज़ करना। थर्ड क्या है, कट ऑफ द एयर सप्लाई। मीन्स एयर की सप्लाई को रोक देंगे तो फिर उससे क्या होगा, आग अपने आप बुझ जाएगी। तो एयर की सप्लाई रोकने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करना चाहिए। इनके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पर छोड़ेंगे तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपेरिजन में क्या होती है, हैवी होती है। फिर वो क्या होगी, जैसे वहाँ पे आग लगी हुई है तो फिर वहाँ के ऊपर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे रह जाएगी और ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी। तो फिर इससे क्या होगा कि आग आसानी से बुझ जाएगी। आपने देखा होगा कि अगर अब किसी भी आदमी को आग लग जाती है तो उससे क्या करते हैं, किसी भी ब्लैंकेट फिर किसी कंबल के अंदर लपेटते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उसकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। और क्या अगर मान लिया कहीं पर और भी आग लग जाती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम एक गीले कपड़े का यूज़ करते हैं, क्योंकि गीले कपड़े को अगर हम किसी कहीं पर भी आग लगी हुई वहाँ पर रख देंगे तो उससे क्या होगा, उसकी एयर की सप्लाई रुकने की वजह से आग अपने आप बुझ जाएगी। कंबशन की 3 टाइप्स कौन कौन से होती है, एक है रैपिड कंबशन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन, तीसरा है एक्सप्लोसिव कंबशन। मीन्स ये किस तरह से जलते हैं, इनके जलने के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन के अंदर क्या होता है कि जो भी कंबसिबल सब्सटेंस होगा उसको जैसे ही कंबशन स्टार्ट होगा तो इसके अंदर जो हीट है वो हीट और लाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगी, और ये बहुत ही जल्दी आग को पकड़ लेता है। जो इस तरह का कंबशन होता है उसे हम रैपिड कंबशन कहते हैं। एक इस तरह के सब्सटेंसेस भी देखने को मिलता है, ये हमें कुकिंग गैसेज के अंदर जिस तरह LPG है, गैस स्टोव के अंदर देखने को मिलता है। और जो कैरोसिन का जलना भी क्या, ये भी एक रैपिड कंबशन होता है। जो बर्निंग ऑफ वैक्स इन कैंडल में जैसे मोमबत्ती को जलाते हो तो क्या तुरंत आग पकड़ लेती है, जल्दी ही कंबशन स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है, एक रैपिड कंबशन है।